दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जीवन में जो सीने में खंजर की तरह उतर जाते हैं और कोई भूल नहीं पाता उन्हें, चाहे कितने भी साल क्यों न बीत जाए। आज मैं उदयनाथ आपके सामने अपनी जिंदगी की वह कहानी सुनना चाह रहा हूँ जिसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। जिस दिन की बात है आपको बताने चाह रहा हूँ, उस दिन मेरी अपनी बेटी ने मुझे शादी के गेट पर रोक दिया था और कहा था, डेड, आपको यहाँ बुलाया नहीं गया है, कृपया चले जाइए। उस पल मेरी दुनिया थम गई थी। दोस्तों, मेरे हाथ में पसीना आ गया था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरे पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपनी बेटी की शादी में था, जिसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, लेकिन उस दिन मैं उसके लिए एक शर्मिंदगी बन गया था, एक बोझ बन गया था जिसे वो अपनी नई जिंदगी में नहीं चाहती थी। उस दिन की बात है जब मैं अपनी बेटी प्रिया की शादी में पहुंचा था। शादी का वेन्यू बहुत ही शानदार था। एक 5 स्टार होटल का बड़ा सैलून था, जहाँ चारों तरफ रोशनी की झालरें लगी हुई थी। फूलों की सजावट इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे किसी राजा रानी की शादी हो रही है। गेट पर बड़े बड़े फूलों के गजरे लगे थे। वो लाल कालीन बिछा हुआ था जिस पर मेहमान चलकर अंदर जा रहे थे। मैं भी वहां पहुंचा तो मेरा दिल खुशी से भर गया था। आखिर मेरी बेटी की शादी थी, जिसके लिए मैंने महीनों से तैयारी की थी। रात रात भर जागकर हर चीज का इंतजाम देखा था। हर बिल मेरे नाम पर था, हर पेमेंट मैंने की थी। लेकिन दोस्तों, उस दिन जो हुआ वो मेरी सोच से परे था। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, सर, आपका नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है। मैं हैरान रह गया। मैंने उससे कहा, भाई, मैं दुल्हन का पिता हूँ, मेरा नाम कैसे नहीं होगा लिस्ट में। लेकिन उस गार्ड ने अपनी टेबलेट दिखाई और बोला, सर, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन यहाँ आपका नाम नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने सोचा शायद कोई गलती हो गई होगी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और प्रिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तभी मैंने देखा कि अंदर से प्रिया खुद बाहर आ रही थी। वो अपनी शादी की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग का लहंगा पहने हुए, चेहरे पर मेकअप चमक रहा था और गले में हीरो का हार चमचमा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जो भाव आए वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झुंझुलाहट थी, जैसे मैं कोई अनचाहा मेहमान हूँ जिसे देखकर वो परेशान हो गई हो। वो तेज कदमों से मेरी तरफ आई और बोली, डेड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी शादी में आया हूँ, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, डेड, आपको यहाँ इनवाइट नहीं किया गया है, कृपया यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ कोई झिझक नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक सख्त फैसला था। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, मैं बस उसे देखता रह गया। चारों तरफ लोग खड़े थे, कुछ मेहमान हमें देख रहे थे और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे कि मेरा मैन भी वही था जो शादी की शूटिंग कर रहा था। उसने ये सब अपने कैमरे में कैद कर लिया। मुझे लगा मैं जैसे मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई हो। मैंने प्रिया से पूछा, बेटा, ऐसा क्यों कर रही तू? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार फिर कहा, प्लीज डेड, यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ नहीं रह सकते। और वो मुड़कर अंदर चले गए। मैं वही गेट पर खड़ा रह गया। लोग मुझे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ तरस खा रहे थे, और मैं बस सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दोस्तों, उस पल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कोई गलती की है? क्या मैं उसके लिए शर्म का कारण बन गया हूँ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी थी, हर खुशी उसे देने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो मुझे अपनी शादी में भी नहीं चाहती थी। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे कमज़ोर समझें। मैंने गहरी सांस ली और वहाँ से चलने के लिए मुड़ा ही था कि तभी मेरे पुराने दोस्त रमेश ने मुझे पुकारा, उदयनाथ भाई, रुको। वो भी वहीं खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। रमेश मेरी तरफ आया और बोला, भाई, यह क्या हो रहा है?
तुम्हारे साथ तुम्हारी अपनी बेटी की शादी है और तुम्हें बाहर खड़ा कर दिया गया है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। तो रमेश ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाई तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं रमेश, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अगर मेरी बेटी मुझे नहीं चाहती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं रहूँगा। रमेश ने कहा, लेकिन भाई ये तो बहुत गलत है। तुमने इस शादी के लिए इतना कुछ किया है, सारे पैसे तुमने दिए हैं। तुम्हारे बिना ये शादी हो ही नहीं सकती थी और आज तुम्हें बाहर खड़ा कर दिया गया है। मैंने बस एक फीकी सी मुस्कान दी और कहा, शायद यह मेरी किस्मत है। रमेश और मैं वहाँ से चल दिया। मैं धीरे धीरे पार्किंग की तरफ बढ़ा। वहाँ मेरी पुरानी कार खड़ी थी, जो मैंने बरसों पहले खरीदी थी। मैं उस कार में बैठ गया और स्टीयरिंग पकड़कर बस वही बैठा रहा। मेरे दिमाग में बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें घूम रही थी। मुझे याद आया कि जब प्रिया पैदा हुई थी तो मैं कितना खुश हुआ था। मैंने उसे गोद में लिया था और कहा था कि मेरी बेटी, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और मैंने वहाँ वादा निभाया भी था। मैंने अपनी हर इच्छा को दबा दिया था, लेकिन प्रिया की हर इच्छा पूरी की थी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, उसकी हर मांग पूरी की थी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े। दोस्तों, मैं एक साधारण सरकारी स्कूल में शिक्षक था। मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को लग्जरी लाइफ दे सकूं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि प्रिया को किसी चीज़ की कमी ना हो। जब वह छोटी थी तो मैं उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। बारिश में भीगते हुए भी मैं उसे स्कूल ले जाता था, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। जब वह बड़ी हुई तो उसने कहा कि पापा, मुझे कंप्यूटर चाहिए। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, लेकिन मैंने अपनी 2 महीने की सैलरी बचाकर उससे लिए एक कंप्यूटर खरीद लिया था। प्रिया बहुत खुश हुई थी और मुझे गले लगाकर बोली थी, पापा आप बेस्ट हो। उस दिन मुझे लगा था कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। जब प्रिया ने 10वीं कक्षा पास की तो उसने कहा कि पापा, मुझे प्राइवेट कोचिंग चाहिए क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया और उसे अच्छी कोचिंग में दाखिला दिलवा दिया। प्रिया ने मेहनत की और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस दिन घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, उसी समय से चीज़ें बदलने लगी थी। प्रिया जैसे जैसे कॉलेज में आगे बढ़ती गई, उसकी सोच भी बदलती गई। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने लगी थी, उनके साथ महंगे रेस्टोरेंट में जाने लगी थी और धीरे धीरे उसे अपने घर की साधारण जिंदगी से शर्म आने लगी थी। एक दिन वो घर आई और बोली, पापा मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। मेरे दोस्तों के पास ब्रांडेड कपड़े हैं और मैं उनके सामने पुराने कपड़ों में नहीं जा सकती। मैंने उसे समझाया, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ब्रांडेड कपड़े खरीद सकें। लेकिन वो नाराज़ हो गई और बोली, पापा आप हमेशा पैसों की बात करते हैं, मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी और फिर से अपनी बचत से उसके लिए कपड़े खरीद दिए। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि प्रिया अब बदल रही है। वो बहुत छोटी सी लड़की नहीं रही जो मेरी साइकिल पर बैठकर खुश हो जाती थी। अब वो एक ऐसी दुनिया में जा रही थी जहाँ पैसा ही सब कुछ था। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिया को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। वह बहुत खुश थी और मैं भी खुश था कि मेरी बेटी वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। लेकिन दोस्तों, जॉब मिलने के बाद प्रिया घर पर कमाने लगी। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी और जब भी घर आती तो उसके चेहरे पर एक अलग सी हवा होती थी, जैसे वो इस घर की नहीं रही हो। एक दिन उसने घर आकर कहा, पापा मुझे शादी करनी है। मेरा एक दोस्त है जिसका परिवार बहुत अमीर है और वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैं खुश हो गया और बोला, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। लेकिन प्रिया ने कहा, पापा अभी नहीं, शादी के दिन मिल लेना। मैंने उस लड़के के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि प्रिया अपनी खुशी के लिए सही फैसला ले रही है। उसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैंने अपनी सारी बचत निकाल ली और कुछ पैसे उधार भी लिए ताकि प्रिया की शादी धूमधाम से हो सके। मैंने वेन्यू बुक करवाया, कैटरिंग का इंतजाम किया, फूलों की सजावट करवाई
बैंड बुलवाया और सभी मेहमानों के लिए होटल का इंतजाम भी किया। हर चीज़ का बिल मेरे नाम पर था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना रहे। मैंने रात भर पर जाग कर हर छोटे से छोटे भी चीज़ का ध्यान रखा। प्रिया ने भी शादी की तैयारियों में बहुत रुचि दिखाई, लेकिन उसने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि पापा आप इतने पैसे कहाँ से ले रहे हो। दोस्तों, शादी से एक हफ्ते पहले प्रिया ने मुझे बुलाया और कहा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं उसके पास गया तो उसने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा, पापा मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर है और वो हमारे परिवार को देखकर थोड़ा असहज महसूस करते हैं। मैंने पूछा, क्यों बेटा, हम में क्या बुराई है? तो उसने कहा, पापा बुराई की बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा घर छोटा है, हमारी लाइफ स्टाइल सिंपल है और उनके सामने हम थोड़े कम लगते हैं। मैंने उससे कहा, बेटा लेकिन यह तो कोई बुरी बात नहीं है, हम ईमानदारी से जीते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन प्रिया ने मेरी बात को टाल दिया और बोले, पापा आप समझ नहीं रहे, मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी में सब कुछ परफेक्ट हो। उस दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने सोचा कि शायद प्रिया शादी की टेंशन में इसलिए ऐसी बातें कर रही है। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो मुझे शादी के दिन लगा, जब मैं शादी में पहुंचा और मेरी अपनी बेटी ने मुझे गेट पर रोक दिया और कहा कि आपको यहाँ बुलाया नहीं गया है, कृपया चले जाइए। उस पल मैं समझ गया कि प्रिया अब मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। वो अपने नए अमीर परिवार में जा रही थी और उसे लग रहा था कि मैं उसके लिए एक बोझ हूँ, एक शर्मिंदगी हूँ जिसे छुपाना जरूरी है। मैं कार में बैठा हुआ था और यह सब सोच रहा था। मेरे हाथ काँप रहे थे और आंखों में आंसू थे। मैंने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर देखा तो वहाँ शादी के सारे बिल थे। वेन्यू का बिल, केटरिंग का बिल, बेड का बिल, होटल का बिल, डेकोरेशन का बिल, सब कुछ मेरे नाम पर था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत इस शादी में लगा दी थी और कुछ पैसे उधार भी लिए थे। लेकिन आज मुझसे शादी में भी जगह नहीं मिली। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं? क्या मैं बस चुपचाप यहाँ से चला जाऊं और अपनी बेइज्जती को भी जाऊं, या फिर कुछ ऐसा करूं जो प्रिया को एहसास दिला दे कि उसने गलत किया है। मेरे दिमाग के तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो क्या होगा? शादी तो होती रहेगी, प्रिया अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगी और मैं अपने घर में अकेला रह जाऊंगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि बिना कुछ कहे सुन चला जाऊँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रिया के लिए लगा दी और आज उसने मुझे इतनी बेइज्जती दी, तो मुझे भी उससे एक सबक सिखाना होगा। मैंने अपने फ़ोन में शादी के सभी बिलों को खोला और एक एक करके देखने लगा। वेन्यू का पेमेंट मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से किया था, कैटरिंग का पेमेंट भी मैंने किया था, बेड का पेमेंट भी मेरे अकाउंट से गया था, होटल का अग्रिम भुगतान भी मैंने किया था, डेकोरेशन का भी पूरा पैसा मैंने दिया था। दोस्तों, मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि अगर मेरी बेटी मुझे अपनी शादी में नहीं चाहती तो मुझे भी इस शादी को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने फ़ोन में वेन्यू मैनेजर का नंबर खोजा और उसे कॉल किया। फ़ोन 2-3 बार बजने के बाद उसने उठाया और बोला, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपके एक काम कहना है। मैनेजर ने पूछा, हाँ सर, बताइए क्या काम है? मैंने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी का पेमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। मैनेजर चौंक गया और बोला, क्या सर, लेकिन शादी तो अभी चल रही है, आप अभी पेमेंट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? मैंने कहा, मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि सारा पेमेंट मेरे नाम पर है और मैं अभी वह पेमेंट रोक रहा हूँ। मैनेजर ने घबराते हुए कहा, सर लेकिन इससे शादी रुक जाएगी, हमारा स्टाफ काम बंद कर देगा और मेहमानों के सामने बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी पेमेंट कैंसिल कर रहा हूँ और मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने केटरिंग कंपनी को भी कॉल किया और उन्हें भी बोल दिया कि मैं अपना पेमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। उन्होंने भी कहा, सर लेकिन खाना तो बन चुका है और मेहमान खाना खाने वाले हैं। लेकिन मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पेमेंट कैंसिल कर रहा हूँ और अगर आप खाना सर्व करोगे तो मैं पुलिस में केस कर दूँगा। कैटरिंग वाले घबरा गए और उन्होंने कहा, ठीक है सर, हम खाना सर्व नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने बेड वालों को भी कॉल किया और उन्हें भी बोल दिया कि मैं पेमेंट कैंसिल कर रहा हूँ और वो म्यूजिक बंद कर दे।
बैंड वालों ने भी कहा, सर लेकिन हम तो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप म्यूजिक बंद करो और वहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैंने होटल को भी कॉल किया और उन्हें भी बोल दिया कि मैं अपना बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ। होटल वालों ने कहा, सर लेकिन आपके मेहमान तो होटल में चेक इन कर चुके हैं। लेकिन मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ और आप उन्हें वहाँ से निकाल दो। होटल वालों ने घबरा कर कहा, ठीक है सर, हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, मैंने एक एक करके सभी पेमेंट कैंसिल कर दिए। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं सही कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी मुझे अपनी शादी में नहीं चाहती तो मुझे भी इस शादी को होने देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फ़ोन रख दिया और कार में बैठकर इंतजार करने लगा। मुझे पता था कि अब वेन्यू में हड़कंप मच जाएगा और प्रिया को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। करीब 15 मिनट बाद मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा तो प्रिया का नंबर था, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर से फ़ोन आया, फिर से नहीं उठाया। करीब 10 बार फ़ोन आया, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं उठाया। तभी मुझे वेन्यू के अंदर से शोर सुनाई देने लगा। मैं कार से बाहर आया और गेट की तरफ देखा तो वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। मेहमान परेशान दिख रहे थे, कुछ लोग बाहर आ रहे थे और कुछ लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने देखा कि वेन्यू मैनेजर प्रिया से बात कर रहा था और प्रिया का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आंखों में घबराहट थी। वो अपने फ़ोन पर कुछ देर रही थी और फिर मैनेजर ने कुछ पूछ रही थी। मैनेजर ने उसे कुछ समझाया और फिर प्रिया ने चारों तरफ देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी कैटरिंग वाले भी अंदर गए और उन्होंने प्रिया को बताया कि वह खाना सर्व नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट कैंसिल हो गया है। प्रिया ने उनसे कहा कि लेकिन मेहमान भूखे हैं, आप खाना तो दे दो। लेकिन कैटरिंग वालों ने मना कर दिया। उसके बाद बैंड वाले भी अपने सामान समेटने लगे और म्यूजिक बंद कर दिया। मेहमान हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद पैसों की कोई प्रॉब्लम है। प्रिया ने ससुर वाले भी परेशान दिख रहे थे। उन्होंने प्रिया से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, प्रिया रोने लगी थी। उसके आंसू मेकअप के साथ मिलकर उसके गालों पर बह रहे थे। वो अपने फ़ोन पर बार बार मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन मैं जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं चाहता था कि वह समझे कि बिना मुझे सम्मान दिए वो अपनी शादी नहीं कर सकती। तभी वेन्यू मैनेजर ने माइक पर घोषणा की कि मेहमानों से माफ़ी चाहते हुए हम बताना चाहते हैं कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण शादी में थोड़ी देरी हो सकती है। कृपया आप सब धैर्य रखें। यह सुनकर मेहमानों में और भी ज़्यादा हलचल मच गई। कुछ लोग बाहर निकलने लगे और कुछ लोग गुस्से में बातें करने लगे। प्रिया के दूल्हे का नाम अर्जुन था। वह भी बहुत गुस्से में था। उसने प्रिया से पूछा कि आखिर माजरा क्या है? तुम्हारे घर वालों ने पेमेंट क्यों कैंसिल कर दिया? प्रिया ने रोते हुए कहा कि मुझे नहीं पता अर्जुन, मुझे लगता है मेरे पापा ने यह किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों किया, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गई। उसे याद आया कि उसने आज मुझे शादी में जाने से रोक दिया था और शायद इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया था। तभी प्रिया की माफ़ी वहाँ आई और उन्होंने प्रिया से पूछा कि बेटा, यह सब क्या हो रहा है? तेरे पापा कहाँ हैं? प्रिया ने रोते हुए कहा, माँ, मैंने पापा का गेट पर रोक दिया था और उन्हें कहा था कि वह यहाँ नहीं आ सकते। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, क्या तूने ऐसा किया? प्रिया, लेकिन क्यों? प्रिया ने कहा, माँ, मुझे लगा कि पापा की सिंपल लाइफ सब फेंक देख कर अर्जुन के घर वाले हमें नीचा देखेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है कि पापा शादी में ना आए। उसकी माँ ने झटके से प्रिया को थप्पड़ मार दिया और कहा, तूने यह क्या कर दिया प्रिया? तेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए लगा दी और तूने उन्हें इतनी बेइज्जती दी है। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि उसे बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पापा को ढूंढना है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। उसकी माँ ने कहा, जा जल्दी जा और अपने पापा को ढूंढ, लेकिन देख वो तुझे माफ़ करे या नहीं, यह उन पर निर्भर है। प्रिया अपने लहंगे को संभालते हुए तेजी से बाहर की तरफ भागी।
वो गेट पर आई और चारों तरफ देखने लगी। उससे मैं दिखाई नहीं दिया। तो उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या आपने मेरे पापा को देखा है। गार्ड ने कहा हाँ, वो पार्किंग में गए थे। प्रिया पार्किंग की तरफ भागी और वहाँ उसे मेरी कार दिखाई दी। प्रिया तेजी से मेरी कार की तरफ आई और दरवाजे पर दस्तक दी। मैं अंदर बैठा हुआ था और आंखें बंद किए हुए थे। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो प्रिया ने और ज़ोर से दस्तक दी और चिल्लाकर कहा, पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ देखा। प्रिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर आंसू के निशान थे और वह हाँफ रही थी। उसने मुझसे कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कहा, गलती तो तुमने की है प्रिया, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी शादी करो और खुश रहो। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में जगह नहीं चाहिए। प्रिया ने रोते हुए कहा, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मुझे बस लगा कि अर्जुन के घर वाले हमें नीचा देखेंगे और मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मैं अपने पापा को कितना दुख पहुंचा रही हूँ। मैंने उससे कहा, प्रिया तुम्हें यह एहसास अब हो रहा है जब तुम्हारी शादी रुकने वाली है, लेकिन जब तुमने मुझे गेट पर रोका था तब तुम्हें मेरी बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ था। प्रिया ने कहा, पापा मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दिए। प्लीज़ शादी मत रुकवाइए, सब लोग देख रहे हैं और मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बेइज्जती अब तुम्हें महसूस हो रही है प्रिया। जब मैं गेट पर खड़ा था और तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तब मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी, ये तुमने नहीं सोचा। प्रिया रोती रही और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पैरों में गिर रही हूँ, प्लीज़ शादी मत रोकिए। और वह सच में मेरे पैरों पर गिर गई। दोस्तों, उस पल मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अभी नरम पड़ गया तो प्रिया को सबक नहीं मिलेगा। मैंने उसे उठाया और कहा, प्रिया उठो, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ पापा पूछिए। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या मैं तुम्हारा पिता हूँ या सिर्फ एक एटीएम जिससे तुम पैसे निकालते रहो और जब जरूरत ना हो तो किनारे कर दो। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने फिर कहा, प्रिया मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश की, हर मुश्किल को खुद झेला ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज तुमने मुझे यह एहसास दिला दिया कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पैसे देने वाला हूँ जिसे तुमने अपने नए परिवार के सामने शर्मिंदगी में समझती हो। प्रिया ने रोते हुए कहा, नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने बस एक गलती की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं होता प्रिया, प्यार से सम्मान भी होता है और तुमने आज मेरा सम्मान नहीं किया। तुमने मुझे अपनी शादी से बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी इज्जत कम करूँगा, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का क्या होगा। प्रिया ने कहा, पापा मुझे सच में माफ़ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपका सम्मान करूँगी और आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखूँगी। तभी वहाँ प्रिया की माफ़ी आ गई और उन्होंने मुझसे कहा, देखो उदिना, बेटी ने गलती की है लेकिन अब वह समझ गई है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो और शादी को रुकने मत दो। वहाँ सब लोग देख रहे हैं और अगर शादी रुक गई तो प्रिया की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं भी ये सोच रहा था कि जब मुझे गेट पर रोका गया था तो मेरी ज़िंदगी क्या होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। तब उन्होंने कहा, हम गलत थे, लेकिन अब प्लीज़ इस गलती को सुधारने का मौका दो। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि क्या मुझे प्रिया को माफ़ कर देना चाहिए या फिर उसे सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों, मैं जानता था कि अगर मैं अभी शादी रोक दूँ तो प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी शादी टूट जाएगी और समाज में उसकी बदनामी होगी। लेकिन मैं यह भी नहीं जानता था कि अगर मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। मैंने प्रिया से कहा, ठीक है, मैं शादी को आगे बढ़ने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। प्रिया ने तुरंत कहा, हाँ पापा, पता है मैं कुछ भी करूँगी,
मैंने कहा, तुम्हें अभी सबके सामने माइक पर यह बताना होगा कि तुमने अपने पिता के साथ क्या किया और तुमने अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रिया घबरा गई और बोली, लेकिन पापा, इससे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा, बिल्कुल हो जाएगी, जैसे मेरी हुई थी। प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है पापा, मैं यह करूँगी। मैं अपनी गलती सबके सामने मानूंगी। मैंने कहा, तो चलो अंदर चलते हैं। हम तीनों वापस वेन्यू की तरफ चले। प्रिया अपने आंसू पोंछती हुई चल रही थी और उसकी माँ भी साथ थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो सब लोगों की नज़र हम पर जम गई। मेहमान फुसफुसाने लगे कि देखो, दुल्हन के पिता आ गए हैं। अर्जुन और उसके घर वाले भी हमें देख रहे थे। मैं सीधा स्टेज पर गया और माइक उठाया। मैंने सबको संबोधित करते हुए कहा, नमस्कार, मैं उदयनाथ हूँ, प्रिया का पिता। आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने सारे पेमेंट कैंसिल किए थे क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत नहीं, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मैंने अपने फ़ोन से सभी पेमेंट फिर से एक्टिवेट कर दिए और कहा, अब शादी आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कुछ कहे। उसके बाद मैंने माइक प्रिया को दे दिया। प्रिया ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और सबके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, नमस्कार सबको, मैं प्रिया हूँ और मुझे आज अपनी सबसे बड़ी गलती मानने में शर्म नहीं है। मैंने आज अपने पापा को शादी में आने से रोका था क्योंकि मुझे लगा कि उनकी सिंपल लाइफ से देखकर मेरे ससुराल वाले मुझे नीचा देखेंगे। लेकिन मैं बहुत गलत थी। मेरे पापा ने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, हर खुशी मुझे दी और मैंने उनका सम्मान नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आज सबके सामने अपने पापा से माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों, वहाँ पूरी खामोशी छा गई थी। सब लोग प्रिया को सुन रहे थे। कुछ लोग की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया ने माइक रखा और मेरे पास आए और फिर से मेरे पैरों पर गिर गई। मैंने उसे उठाया और गले से लगा लिया। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके माथे पर किस किया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना कि रिश्तों में सम्मान सबसे जरूरी है। बिना सम्मान के कोई रिश्ता नहीं चलता। प्रिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ पापा, मैं हमेशा याद रखूंगी। उसके बाद शादी आगे बढ़ी। कैटरिंग वालों ने खाना सर्व किया, बैंड ने म्यूजिक शुरू किया और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। अर्जुन मेरे पास आया और बोला, अंकल, मुझे माफ़ कीजिए। मुझे प्रिया की इस हरकत का पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसे ऐसा नहीं करने देता। मैंने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम प्रिया को हमेशा यह सिखाना कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने कहा, जी अंकल, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। शादी के बाद जब प्रिया विदा हो रही थी तो उसने मुझे बहुत जोर से गले लगाया और रोते हुए कहा, पापा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा आपका सम्मान करूंगी। मैंने उसे समझाया और कहा, खुश रहो बेटा, बस अपने रिश्तों को हमेशा सम्मान देना। दोस्तों, उस दिन के बाद से प्रिया बदल गई थी। वो हर हफ्ते मुझसे मिलने आती थी, मेरा हालचाल पूछती थी और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल रखती थी। उसने समझ लिया था कि पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होता। असली चीज़ असली चीज़ होती है रिश्तों में सम्मान और प्यार। आज जब मैं यह कहानी आपको सुना रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने उस दिन सही फैसला लिया था। अगर मैं चुपचाप घर चला जाता और कुछ नहीं करता तो शायद प्रिया को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। पैसा और शोहरत सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन माता पिता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, हमें पाला है और हमारे हर खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने माता पिता का सम्मान करने के महत्व को समझ गए होंगे। याद रखिए दोस्तों, रिश्तों में सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का हो या फिर माता पिता और बच्चों का। हर रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। इसलिए हमेशा
अपने रिश्तों को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए और उनकी कदर कीजिए। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं कि वो अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ये गलत है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे से बड़ा है रिश्तों का प्यार और सम्मान। अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन आपके रिश्ते खराब है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए और उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि एक बार रिश्ते टूट जाए तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं उस दिन चुपचाप घर चला जाता और कुछ नहीं करता, तो शायद प्रिया को कभी नहीं समझ आता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन जब मैंने शादी रोकी और उसे एहसास दिलाया कि बिना मेरे सम्मान से उसकी शादी नहीं हो सकती, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कभी कभी सख्ती जरूरी होती है, लेकिन वो सख्ती प्यार से भरी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।